डिजीज़। सबसे पहले इसमें आता है हेल्थ को, जो है एक बॉडी और माइंड का एक स्टेट होता है जहाँ पे बैलेंस होता है कुछ सर्टेन ह्यूमर्स का। सबसे पहले हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने बताया हेल्थ के बारे में कि एक पर्सन जिसको ब्लैक बाइल है वो बिलोंग करता है हॉट पर्सनैलिटी से और उसको फीवर है। बट इस आइडिया को जो है बाद में डिसअप्रूव कर दिया विलियम हार्वे ने, जब उसने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की और डेमोन्स्ट्रेट किया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को उस पर्सन में जिसमें ब्लैक बाइल है थर्मामीटर यूज़ करके। ठीक है, तो बायोलॉजी स्टेट करती है माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम और हमारे इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। माइंड को, मेंटल स्टेट जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं हमारी हेल्थ को। हेल्थ कैसे अफेक्टेड होती है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी जिससे एक चाइल्ड बोर्न होता है और जो चाइल्ड इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से। दूसरा इन्फेक्शन। तीसरा लाइफस्टाइल जिसमें वाटर, फूड, ये सब कुछ आ जाता है। आगे आते हैं हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ जो है वो डिफाइंड होती है एज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ जो एक स्टेट होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का। जब पीपल हेल्थी होते हैं तो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं वर्क में, ये जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है। हेल्थ जो है वो लॉन्गेविटी भी बढ़ा देता है पीपल की एंड रिड्यूस करते हैं इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी को। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। योगा भी प्रैक्टिस हो रहा है सिंस टाइम इमोर्टल टू अचीव फिजिकल मेंटल हेल्थ। बहुत सारी डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, वैक्सीनेशन के बारे में, इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल, वेक्टर्स का कंट्रोल और हाइजीन को मेंटेन करना। इसके बाद आता है जब फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं, जो करेक्टराइज होते हैं बहुत सारे साइन और सिम्टम्स से, तो हम बोलते हैं कि हम हेल्दी नहीं है, हमें डिजीज़ है। डिजीज़ दो तरह की हो सकती है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्हें कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल भी बोलते हैं। जब वो ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तो उसे इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ वेरी कॉमन होती है और हम हर कोई इससे सफ़र करता है। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक एड्स वो फीटल होती है। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कैंसर मेजर कोज है डेथ का। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ भी हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस से, वो डिजीज़ कोज करते हैं मैन के अंदर। सच डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन बोलते हैं। ज़्यादातर पैरासाइट जो है पैथोजन होते हैं एज दे कोज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन दैम। उनके ऊपर रह के जो है उनको हार्म करते हैं कुछ पैरासाइट। कुछ बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर करते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल डैमेज हो जाते हैं। पैथोजन को अडॉप्ट करना पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर की लाइफ में विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। फॉर एग्जांपल पैथोजन एंटर करता है गट में तो उसे वहाँ पे सर्वाइव करना होता है लो पीएच में स्टमक की, वो वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम से बचना होता है। सबसे पहले हम आते हैं सल्मोनेला टाइफी, जो कि एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कोज करता है टाइफाइड फीवर ह्यूमन बींग्स के अंदर। ये पैथोजन जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू एंड माइग्रेट कर जाता है अदर ऑर्गन्स में थ्रू ब्लड। तो कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू ये एंटर करता है सल्मोनेला टाइफी, जो कि एक बैक्टीरिया है और एंटर करता है इसके थ्रू अदर पार्ट में बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू एंड माइग्रेट कर जाता है अदर ऑर्गन में थ्रू ब्लड। अब इसकी क्या क्या वो सिम्टम्स आते हैं, तो सस्टेन हाई फीवर होता है, वीकनेस आती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है। तो सस्टेन हाई फीवर, वीकनेस, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, ये सब इसके जो है सिम्टम्स हो गए। तो सीवियर केसेस में क्या आ जाता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ हो सकती है सीवियर केसेस में। टाइफाइड फीवर को हम कन्फर्म करते हैं एक टेस्ट से, उस टेस्ट को बोला जाता है विडॉल टेस्ट। क्लासिकल एग्जांपल है मेडिसिन में वो मैरी मेलन का है, जिसका निकनेम है टाइफाइड मैरी, जो कि कुक थी बाय प्रोफेशन और उसने टाइफाइड फीवर को जो है टाइफाइड फीवर था उसे उसने स्प्रेड किया टाइफाइड को सेवरल ईयर्स तक थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। आते हैं बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं निमोनिया के लिए। तो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो अफेक्ट करते हैं एल्वेलाई को, लंग्स की। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन एल्वेलाई जो है वो फ्लूइड से फिल्ड हो जाती है, जिससे सीवियर प्रॉब्लम आती है रेस्पिरेशन में। सिम्टम्स क्या होता है इस डिजीज़ के? फीवर होगा, चिल्स होगा, कफ होगा, हेडेक होगा। फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। सीवियर केसेस में लिवर है, लिप्स और फिंगर नेल्स जो है वो ग्रे टू ब्लूइश कलर की हो जाती हैं। लिप्स और फिंगर नेल ग्रे टू ब्लूइश कलर की हो जाती है।
हेल्दी पर्सन को एक्वायर करता है बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन और इवन शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। इसके अलावा डिसेंट्री होता है जिससे साइगेला डिसेंट्री कोज करता है। प्लेग होता है एक डिप्थीरिया होता है जो कि ये भी सारी बैक्टीरियल डिजीज़ है। डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया। फिर बहुत सारे वायरस होते हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं, जिनमें डिजीज़ कोज करते हैं। सबसे कॉमन में राइनो वायरस होता है जो कॉमन कोल्ड कोज करता है, जो इन्फेक्ट करता है हमारे नोज़ को, रेस्पिरेटरी पैसेज को, बट लंग्स को इफेक्ट नहीं करता, जबकि निमोनिया वाला जो है लंग्स को अफेक्ट कर रहा था। कॉमन कोल्ड करेक्टराइज होता है नसल कॉन्जेशन और डिस्चार्ज से, सोर थ्रोट, होरेसनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस। शोर थ्रोट, होरेसनेस, कफ, हेडेक और टायर्डनेस जो यूजली 3 to 7 डेज तक होता है। ड्रॉपलेट रिलीज होती है बाय द कफ और स्नीजिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, एंटर करती हैं हमारी बॉडी में और ट्रांसमिट हो जाती है कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट के द्वारा भी, लाइक पेन्स, बुक्स, इन सब के द्वारा। एंड इन्फेक्शन कोज करती है हेल्दी पर्सन में। अब आते हैं हम मलेरिया के अंदर। मलेरिया एक डिजीज़ है जिसको कोज करने वाला प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम। इसकी 3 स्पीसीज़ होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जिनमें से मैलिग्नेंट मलेरिया को कोज करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो 3 होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम सबसे ज़्यादा सीवियर और लीथल होती है। प्लाज्मोडियम जो हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है, स्पोरोजोइड फॉर्म में। स्पोरोजोइड इसकी इन्फेक्शियस फॉर्म होती है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। पैरासाइट इनिशियली जो है मल्टीप्लाई करता है लिवर सेल्स में, देन अटैक करता है आरबीसी में और आरबीसी की रप्चरिंग करवा देता है। आरबीसी की रप्चरिंग से जो है एक टॉक्सिन सब्सटेंस हीमोजोइन रिलीज होता है, जिससे कि चिल्स और फीवर होता है 3 to 4 डेज तक। रिकरिंग फीवर होता है 3 to 4 डेज तक हीमोजोइन के द्वारा, जो कि आरबीसी की बस्टिंग से निकलता है। जब फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट करती है एक इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये पैरासाइट एंटर कर जाता है मॉस्किटो की बॉडी में, फर्दर डेवलपमेंट में जाता है। पैरासाइट मल्टीप्लाई करता है उनके अंदर और स्पोरोजोइड बनाता है, जो उनके एनाफिलस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाकर स्टोर्ड हो जाता है। ये मॉस्किटो जब बाइट करती है ह्यूमन को, तो जो स्पोरोजोइड है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है उसकी बॉडी में। देर बाय ये सारे इवेंट दोबारा होते हैं। ये देखा जाता है कि मलेरिया पैरासाइट को 2 होस्ट चाहिए, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, टू कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो वेक्टर होती है इसकी। तो यहाँ पे जो आसेक्सुअल साइकिल है इसकी, सबसे पहले जो है मॉस्किटो ने बाइट किया एक ह्यूमन को और इन्फेक्ट कर दिया बाइट से, उसमें इंजेक्ट कर दिया विद बाइट कौन, स्पोरोजोइड, जो कि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इसकी। अब क्या होता है, पैरासाइट जो है लिवर में पहुंचता है ब्लड के थ्रू। लिवर के अंदर पैरासाइट जो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लिवर सेल्स की ब्रस्टिंग कर देगा और रिलीज़ हो जाएगा ब्लड में। पैरासाइट फिर आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है आरबीसी के अंदर, आरबीसी की ब्रस्टिंग करेगी और उसमें एक हीमोजोइन नाम का सब्सटेंस निकलता है आरबीसी की ब्रस्टिंग से, जो कि रिकरिंग फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होगा, सेक्सुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट जो है वो आरबीसी के अंदर ही बन जाती हैं गैमेटोसाइट, बट इन गैमेटोसाइट को कौन लेगा, फिर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो इन गैमेटोसाइट को ले लेगी जब वो इन्फेक्टेड पर्सन को इन्फेक्ट करेगी विद ब्लड में। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो है वो किसके, एनाफिलस मॉस्किटो के गट के अंदर होता है। फिर जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पोरोजोइड बनेंगे और स्पोरोजोइड जो है वो एनाफिलस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर्ड हो जाएंगे और वो जब दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करेगी तो उसके अंदर फेज को इंट्रोड्यूस कर देगी। ये साइकिल बार बार रिपीट होती जाएगी। तो इसमें ये याद रखना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन की आरबीसी में और लिवर के अंदर होता है और गैमेटोसाइट भी ह्यूमन की आरबीसी के अंदर बनते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस पर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है गट के अंदर होता है एनाफिलस मॉस्किटो की। अब आते हैं अगले पे, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि प्रोटोजोन पैरासाइट है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कोज करती है ह्यूमन बीइंग के। तो लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कोज करती है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। इन्फेक्शन कोज करती है अमीबियोसिस, जिसको अमीबोइक डिसेंट्री भी बोलते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प होगा, स्टूल विद एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प, स्टूल विद एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। हाउस फ्लाइज का मैकेनिकल कैरियर होती है और ट्रांसमिट करती है इस पैरासाइट को फीसिस से इन्फेक्टेड पर्सन की फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, देर बाय कंटेमिनेट कर देगी उनको ड्रिंकिंग वाटर और फूड को, और उसको वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसकी मेन सिम्टम्स क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल विद एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट और हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर होती है और ये लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है। हम आते हैं अगले पे, एस्केरिस जो कि कॉमन राउंड वॉर्म है और बुचेरिया जो कि फ्लेरियल वॉर्म है। ये कुछ हेलमेंथस होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं मैन के ऊपर।
ठीक है। एस्केरिस एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो एस्केरियासिस कोज करता है। इसके सिम्टम्स क्या है? एस्केरियासिस के सिम्टम्स होते हैं इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। जो एग्स होते हैं पैरासाइट के वो एक्सक्रीट होते हैं अलोंग विद द फेसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन और ये कंटेमिनेट कर देते हैं सॉइल, वाटर और प्लांट को। हेल्दी पर्सन एक्वायर करता है इन्फेक्शन को थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं वुचेरिया की। वुचेरिया की बात करें तो फिलेरियल वोम है, ये कोज करता है स्लोली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करता है उस ऑर्गन का जिसमें लाइव करता है। यूजली लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं हमारे लोअर लिम्ब की और डिजीज़ को एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस बोलते हैं, जहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होते हैं और जिससे ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। पैथोजन ट्रांसमिट होता है हेल्दी पर्सन में थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू वुचेरिया मतलब वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या वुचेरिया मलाई फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू एंटर करते हैं और एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस कोज कर देती है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करती है लोअर लिम्स में, लिम्फेटिक वेसल में लोअर लिम्स की, जिस जेनिटल ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होते हैं और ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। अब आते हैं अगली। बहुत सारी फंजाई होती है जो बिलोंग करती है कौन सी जनरा से? माइक्रोस्पोरम, टाइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, जो कि रिंगवॉर्म कॉज करती है, जो कि मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ है मैन के अंदर। इसमें ड्राई स्केली लेसन्स होते हैं वेरियस पार्ट पे बॉडी के, सच एज स्किन, नेल्स और स्काल्प। ठीक है, ये इसकी डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। ये इंटेंस ईचिंग होती है। इसके बाद हीट एंड मॉइस्चर इन फंजाई को ग्रो करने में हेल्प करवाता है। फिर हम नीचे आ जाते हैं तो ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम जो है रिंगवॉर्म कॉज करते हैं। रिंगवॉर्म जनरली एक्वायर्ड होते हैं फ्रॉम द सॉइल बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स और इवन कॉम ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। पर्सनल और पब्लिक हाइजीन का मेंटेनेंस करना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मनी इन्फेक्शियस डिजीज़। पर्सनल हाइजीन में बॉडी को क्लीन रखना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वेजिटेबल, ये सब कुछ लेना। पब्लिक हाइजीन में प्रॉपर डिस्पोजल वगैरह करना वेस्ट का। ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। आता है अगर हम जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं गेम्ब्यूसा एक फ़िश होती है जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं पॉन्ड्स में। ये फीड करती है मॉस्किटो के लार्वा में। ठीक है, और इसे मॉस्किटो के लार्वा पे फीड करती है। इसे स्प्रे भी करते हैं इंसेक्टिसाइड्स को डिचेस, ग्रेनिंग एरियाज एंड स्वेप में। इन एडिशन डोर एंड विंडो जो प्रोवाइडेड होती है मैश से, जिससे कि मॉस्किटो की एंट्रीज को बचाया जा सके। यूज़ ऑफ वैक्सीन का यूज़ जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एनेबल करता है कि कम्प्लीटली इरेडिकेट, मतलब वैक्सीन को यूज़ करके हमने कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दी स्मॉल पॉक्स वाली डिजीज़। बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन डिजीज है लाइक पोलियो, डिप्थेरा, निमोनिया एंड टेटनस को कंट्रोल कर लिया गया। तो पूरी तरह से एरेडिकेट कर दी स्मॉल पॉक्स, जबकि कंट्रोल कर लिया गया टेटनस को, डिप्थेरिया और निमोनिया को एंड पोलियो को। पोलियो, निमोनिया, टेटनस एंड डिप्थीरिया को कंट्रोल कर लिया गया, स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया गया पूरी तरह से। अब आते हैं इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी क्या है? हमारी बॉडी की एबिलिटी फाइट करना किसी डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ, कन्फर बाय द इम्यून सिस्टम से इम्यूनिटी बोलते हैं। दो तरह की होती है मेनली, इनेट और रिक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस है जो कि प्रेजेंट होता है किसी भी पर्सन के अंदर बर्थ से। ये करेक्टराइज होता है, 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं इसमें इनेट इम्यूनिटी में। तो ये बर्थ से प्रेजेंट होता है किसी भी पर्सन में, और 4 टाइप के बैरियर होते हैं। फिजिकल बैरियर में स्किन है जो कि मेन बैरियर होती है जो प्रिवेंट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को। दूसरा होता है म्यूकस कोटिंग होती है एपिथेलियम लाइनिंग की, यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हेल्प करती है ट्रैपिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्रिंग इन अवर बॉडी। तो म्यूकस की कोटिंग होती है कहाँ पे? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जो पैथोजन की एंट्री को ट्रैप कर लेती है, या माइक्रोब्स को जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आइज। ये मेन फिजियोलॉजिकल बैरियर है जो प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को। फिर सेलुलर बैरियर आते हैं, कुछ ल्यूकोसाइट्स होती है हमारी ब्लड में लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल। PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये सारी की सारी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो ब्लड में और माइक्रोफेज में होती हैं टिश्यू के, और फेगोसाइट्स और
कर जाती हैं और डिस्ट्रॉय कर जाते हैं माइक्रोब्स को। अब आते हैं साइटोकाइन बैरियर पे। वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है सिक्रीट करती है एक प्रोटीन को जिसको इंटरफेरॉन बोल रहा है। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन को सिक्रीट करती है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को जो वायरस की इन्फेक्शन से बचाता है। तो सेलुलर बैरियर में जो है बहुत सारी ल्यूकोसाइट्स आ जाती है, PMNL हो गया और मैक्रोफेज हो गया, नेचुरल किलर सेल्स हो गई, ये सब आ जाती हैं जो कि एक टाइप की लिम्फोसाइट्स है। साइटोकाइन में क्या होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स प्रोटीन रिलीज करती हैं इंटरफेरॉन जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरस की इन्फेक्शन से बचाती है। अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे, चूँकि पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ये जो है करेक्टराइज होती है मेमोरी से। इसका मतलब हमारी बॉडी जब किसी भी पैथोजन से फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करती है तो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर कर दो सेम पैथोजन से तो वो एक हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एमनेस्टिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि बॉडी के अंदर जो है पहला वाले एनकाउंटर है उसकी मेमोरी होती है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है कैरिड आउट होते हैं विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इन अवर ब्लड, B and T लिम्फोसाइट। तो प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स करेक्टराइज होते हैं या कैरिड आउट होते हैं विद द हेल्प ऑफ B and T लिम्फोसाइट। B लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है आर्मी ऑफ प्रोटीन्स को इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू द ब्लड टू फाइट विद दैम। तो B लिम्फोसाइट जो आर्मी ऑफ प्रोटीन एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करती है पैथोजन के रिस्पॉन्स में और उनके साथ फाइट करवाती है। ठीक है, T सेल्स जो है खुद एंटीबॉडीज सेक्रेट नहीं करती बट हेल्प करती है B सेल्स को एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो B लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, T इसमें हेल्प करती है। दोनों के दोनों प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 2 स्मॉल होती हैं जिन्हें लाइट चेन बोलते हैं और 2 लार्ज होती हैं जिसे हैवी चेन बोलते हैं। इसलिए एंटीबॉडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 से। डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है IgG होती है, फिर इसके बाद IgA होती है। IgA जो है हमारे सीरम वगैरह में प्रेजेंट, वो सीरम कह रही हूँ, वो IgA जो है वो प्रेजेंट होती है हमारे सलाइवा के अंदर और मदर के मिल्क के अंदर। सबसे ज़्यादा IgG, फिर IgA, फिर IgM, देन IgD और IgE। IgE एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सबसे ज़्यादा IgG, देन IgA, देन IgG, IgA, IgE, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। ठीक है, बिकॉज दिस एंटीबॉडी जो है हमारी ब्लड में मिलती है तो इस तरह की रिस्पॉन्स को ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो पहला इम्यून रिस्पॉन्स जो एंटीबॉडीज़ के थ्रू होता है उसे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये एक तरह का एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है जिसको एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। सेकेंड टाइप का जो है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। T लिम्फोसाइट मीडिएट करता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को। कुछ ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, किडनी, लिवर, इन सब ये सब जो है फेल कर जाते हैं फंक्शन करने में, तो इनका ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस केस में जो है ये वाला टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग इस केस में होती है। अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और इम्प्लांट्स। इवन आफ्टर दिस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिया जाता है। ठीक है, बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स पॉसिबल। तो सेल मीडिएटेड ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। ठीक है, तो किसी भी तरह की जो है हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसमें जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है उसके लिए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। अभी तक हमने इनेट और रिक्वायर्ड पढ़ी, अब बात करते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की। जब होस्ट को कोई एंटीजन से एक्सपोज किया जाता है जो लिविंग और डेड माइक्रोब्स की फॉर्म में हो सकता है या फिर प्रोटीन्स की फॉर्म में हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं होस्ट की बॉडी में, तो इसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है और टाइम लेती है फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में। तो किसी भी पैथोजन के साथ, चाहे वो डेड हो चाहे वो लिविंग हो, उसको जब दिया जाए किसी भी होस्ट को तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं जो स्लो होती है। और जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली दे देते हैं किसी भी पर्सन को अगेंस्ट फॉरेन एजेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसे पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। जो येलो कलर का क्लोस्ट्रम होता है जो कि मदर के मिल्क में प्रेजेंट होता है इनिशियल डेज में लैक्टेशन के, उसमें अबेंडेंट एंटीबॉडीज़ IgA होती है टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। तो ये एक तरह का किस तरह का रिस्पॉन्स हो गया, ये एक तरह का पैसिव इम्यूनिटी हो गई, बाहर से दे रहे हैं ना रेडीमेड। तो फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम देयर मदर थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा से रिसीव करता है IgG एंटीबॉडी और मदर मिल्क से IgA।
दे आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो IgG जो प्लेसेंटा से मिल रही है और जो मदर मिल्क से IgA मिल रही है, ये सारी जो है पैसिव इम्यूनिटी होती है जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी जाए। और जब हमारी बॉडी की ही सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब आता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है वो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि जो मेमोरी होती है इम्यून सिस्टम की, वैक्सीनेशन में एंटीजेनिक प्रोटीन और पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन का जो है प्रिपरेशन जो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी और वो इन पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देती है एक्चुअल इन्फेक्शन के टाइम पे। वैक्सीन जो है वो मेमोरी भी जनरेट करती है। BNT सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन को क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेल्म द इन्वेडर्स विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके ये जो है पैथोजन को मार देती हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स, अगर कोई पर्सन जो है किसी डेडली माइक्रोब से इन्फेक्टेड हुआ जिसमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे कि टिटनस के केस में होता है, तो हम डायरेक्टली परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ को जो है इंजेक्ट कर लेते हैं और परफॉर्म एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्सिन को इंजेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली। एंटीटॉक्सिन में भी प्रिपरेशन होता है एंटीबॉडीज़ का। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट के केस में भी, टिटनस और स्नेक बाइट के केस में भी जो है बाहर से परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ दी जाती है अगेंस्ट इस तरह की इम्यूनाइजेशन को पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो जब बाहर से जब हमें एकदम क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, तो स्नेक बाइट और टिटनस के केस में जब डेडली माइक्रोब्स इन्फेक्ट करता है तब हम बाहर से जो है रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दे देते हैं। तो इस तरह की इम्यूनाइजेशन को पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। हमारी बॉडी ही वैक्सीनेशन के थ्रू प्रोड्यूस करती है तो उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। जब बॉडी के अंदर क्या दिया जाता है, ये एंटीजन इनएक्टिविटी और वीकेंड पैथोजन वगैरह दिए जाते हैं, इसे वैक्सीनेशन बोला जाता है। इसे इम्यूनाइजेशन बोला जाता है जब बाहर से एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ने अलाउ किया प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन, पॉलीपेप्टाइड और पैथोजन, बैक्टीरिया और यीस्ट। वैक्सीन produced using this approach allow large scale production and hence greater availability for immunization। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है प्रोड्यूस हुई ईस्ट से थ्रू RDNA टेक्नोलॉजी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ईस्ट से प्रोड्यूस हुई थ्रू RDNA टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं एलर्जी की। एग्जीग्रेटेड रिस्पॉन्स होना इम्यून सिस्टम का किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट जो कि प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, उसको एलर्जी बोलते हैं। वो सब्सटेंस जिसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है उसे एलर्जेंस बोलते हैं। यहाँ पे IgE टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। कॉमन एग्जांपल एलर्जेंस के माइट्स इन डस्ट, पोलन, एनिमल डेंडर। एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स जो होते हैं स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। एलर्जी जो है वो रिलीज होने की वजह से होती है कुछ केमिकल्स के, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। फॉर डिटरमाइन द कॉज ऑफ एलर्जी पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड रिएक्शन इज स्टडीड। ड्रग्स लाइक एंटाहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। तो एंटाहिस्टामिन ड्रग का, एड्रेनलिन का और स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, हिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स का। अब बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अच्छा, क्या होता है, जेनेटिक और अदर अननोन रीजन की वजह से हमारी बॉडी की सेल्स जो है हमारी बॉडी अपनी का इम्यून सिस्टम जो है अपनी खुद की सेल्स को ही मारना शुरू कर देता है। इसे ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। इसमें एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक मैस्थेनिया ग्रेविस भी होता है। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में लिम्फोइड ऑर्गन होता है, टिश्यू होता है, सेल्स होते हैं, सोल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी होती हैं। इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। लिम्फोइड ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स होते हैं जिनका ओरिजिन मैचुरेशन, पॉलिफरेशन, जहाँ पे लिम्फोसाइट का ओरिजिन मैचुरेशन, पॉलिफरेशन होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं बोन मैरो, थाइमस, जहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट करती है और पॉलिफरेट करती है। इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट एंड पॉलिफरेट करती हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो एंड थाइमस के अंदर। ठीक है, इमेच्योर लिम्फोसाइट जो है वो पॉलिफरेट करती है और डिफरेंशिएट करती हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। मैच्योर होने के बाद लिम्फोसाइट माइग्रेट कर जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर पैचेज और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर पैचेज और स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, जहाँ पे ये इंटरेक्ट करती हैं लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ, जो इनको पॉलिफरेट करके इफेक्टर सेल्स बना देता है।
बोन मैरो जो है मेल लिम्फोइड ऑर्गन होता है जहाँ पे ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं। थाइमस लोब्ड ऑर्गन होता है जो कि नियर द हार्ट प्रेजेंट होता है, बीन द ब्रेस्ट बोन प्रेजेंट होता है। थाइमस क्वाइट लार्ज होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, उसका साइज़ बाद में रिड्यूस होता चला जाता है। प्यूबर्टी पे ये सबसे स्मॉल साइज़ को अचीव करता है। बोथ बोन मैरो और थाइमस जो है वो माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ पे डिफरेंशिएट और पॉलिफरेट करती है इमेच्योर लिम्फोसाइट एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। और ये थाइमस जो है वो लार्ज होता है बर्थ के टाइम पे, उसके बाद इसका साइज़ रिड्यूस होता चला जाता है। बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। स्प्लीन लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है, इसमें भी लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स होती है। ब्लड का फिल्टर होता है जो माइक्रोऑर्गन को ट्रैप करके जो है ब्लड की फिल्टरिंग करवाता है। स्प्लीन जो है वो लार्ज रिजर्वायर भी होता है एथ्रोसाइट्स का। इसमें और इसके अलावा कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं जो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड जो है ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर एंटीजन को जो लिम्फ के अंदर जाते हैं इन टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन जा रहे हैं उनको ट्रैप करता है लिम्फ नोड। एंटीजन जो लिम्फ नोड में ट्रैप हो जाते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ पे जो लिम्फोसाइट है उनको एक्टिवेट करने के लिए और कोज करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा, कुछ लिम्फोइड टिश्यू जो है लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं कुछ ट्रैक के लिए, रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव या यूरिनोजेनिटल ट्रैक। रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव यूरिनोजेनिटल ट्रैक की लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं कुछ लिम्फोइड टिश्यू जिनको म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं जो कि 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। अब बात करते हैं एड्स की। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये कोई कॉन्जेंटल डिजीज़ नहीं है। सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स को सबसे पहले 1981 में देखा गया था और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लास्ट 25 ईयर्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो है स्प्रेड कर दिया और ने जो है 25 मिलियन पर्सन को जो है किल कराया। 25 मिलियन पर्सन को किल कराया। 1981 में इसको रिपोर्ट किया गया था। एड्स को कोज करता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस HIV, ठीक है, जो कि मेंबर होता है ग्रुप ऑफ वायरस रेट्रोवायरस का जिसमें एनवेलप होता है जो एनक्लोज करके रखता है RNA जीनोम को। HIV का ट्रांसमिशन जो है थोड़ी किससे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से विद इन्फेक्टेड पर्सन, कंटेमिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से, इन्फेक्टेड निडल्स के शेयरिंग से, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र के केस में और फ्रॉम सेक्सुअल पार्टनर्स। ड्रग एडिक्ट्स हू टेक ड्रग इंट्रावेनसली, इंडिविजुअल विल रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिल्ड्रन बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर। यहाँ देखा जा रहा है कि जो HIV एड्स है वो मेयर टच और फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता, ये जो है मेनली बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होता है। इनको आइसोलेट नहीं करना चाहिए इसलिए फैमिली और सोसाइटी से। टाइम लैग होता है इन्फेक्शन अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स के बीच में, तो ये वेरी करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स होता है, फ्यू मंथ्स टू मैनी ईयर्स होता है, 5 to 10 ईयर्स तक हो सकता है इनका इंक्यूबेशन पीरियड। और सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था 1981 में और 25 मिलियन पर्सन को किल कर दिया इसने। लास्ट 25 सालों में 25 मिलियन पर्सन को इसने किल कर दिया। उसकी देखो तो सेकेंड देखो, सबसे पहले रेट्रोवायरस होता है ये, जिसमें वायरल प्रोटीन कोट होता है, वायरल RNA होता है, इन्फेक्ट करता है नॉर्मल सेल्स को। इससे वायरल RNA इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारी सेल्स में, तो वायरल DNA बनाएगा बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। वायरल DNA इनकॉर्पोरेट हो जाएगा होस्ट के जीनोम के साथ और वो न्यू वायरस पार्टिकल बनाएगा बाय द इन्फेक्टेड सेल। माइक्रोफेज को इन्फेक्ट करता है होस्ट की मेनली, वो नए वायरस पार्टिकल बनाएगी और नए वायरस जो है वो इन्फेक्ट करेगा अदर सेल्स को। और इसके कुछ इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 10 ईयर्स होता है। अच्छा, हमारी बॉडी में जाने के बाद ये वायरस क्या करता है, एंटर करता है मैक्रोफेज में और जहाँ RNA जो है वायरस का रिप्लिकेट करके वायरल DNA बनाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वायरल DNA इनकॉर्पोरेट हो जाएगा होस्ट के DNA के साथ और डायरेक्ट करेगा इन्फेक्टेड सेल्स को कि मोर वायरस पार्टिकल बनाए। माइक्रोफेज जो है वायरस पार्टिकल बनाती चली जाएगी। HIV जो है फिर हेल्पर T लिम्फोसाइट में भी एंटर करेगा और वहाँ पे भी प्रोजेनी वायरस बनाएगा। प्रोजेनी वायरस लीड्स टू द ब्लड अटैक अदर हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, जिससे कि डिक्रीज़ हो जाएगा नंबर ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट में बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड पर्सन की। इस टाइम पे जो पर्सन है वो सफ़र होता है बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया और वेट लॉस है ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट। जो पर्सन सफ़र कर रहा है इन्फेक्शन से वो ओवरकम कर सकता है उसको, मतलब अच्छा यहाँ पे T लिम्फोसाइट जो है वो कम हो गई, तो जो पर्सन सफ़र कर रहा है किसी भी इन्फेक्शन से
लाइक बैक्टीरिया वगैरह से हो रहा है, माइक्रोबैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट, उनसे भी ओवरकम नहीं कर पाएगा। लाइक टोक्सोप्लाज्मा, वो इतना इम्यूनो डिफिशिएंट हो जाएगा कि अपने आप को इन इन्फेक्शन से भी बचा नहीं पाएगा जब नॉर्मली जिनसे बच सकता था वो। एक वाइडली डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एड्स के लिए, एंजाइम लिंक्ड अमीनोसॉर्बेंट एसिड। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के साथ जो ट्रीटमेंट करता है एड्स का, वो मेनली पार्शली इफेक्टिव होता है, जो लाइफ को बढ़ा सकता है बट डेथ को नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ एड्स। एड्स का कोई क्योर नहीं होता, प्रिवेंशन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होता है। HIV इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होता है ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड नॉट समटाइम्स दैट हैपन इंडिविजुअली। लाइक इसमें जो है एक हमारी कंट्री में एक एड्स के अगेंस्ट जो है एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और मतलब एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू हुई टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। WHO ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू करे टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन। ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड है उसको जो है सेफ़ बनाया गया HIV से, और इंश्योर किया गया है खाली डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंग्स यूज़ करें पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स का, ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करना, सेफ सेक्स को एडवोकेट करना और रेगुलर चेकअप करना HIV सस्पेक्टेड पॉपुलेशन का। इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समटाइम्स दैट कुड नॉट बी हिडन, समथिंग दैट कुड नॉट बी हिडन। द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मैनी मोर पीपल। इसलिए अब बात करते हैं हम कैंसर की। कैंसर जो है मोस्ट डेडली डिजीज़ होती है ह्यूमन बींग्स के, मेजर कॉज होता है डेथ का ऑल ओवर द ग्लोब। मोर देन 1 मिलियन पर्सन इंडिकेट सफ़र फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम एनुअली। 1 मिलियन पर्सन जो है वर्ल्ड में सफ़र कर रहे हैं कैंसर से, जिनमें से बहुत ज़्यादा जो है मर जाते हैं। मैकेनिज्म दैट अंडरलाइन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर जो है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स है। इसका ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल जो है मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च है बायोलॉजी एंड मेडिसिन में। हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हाईली कोऑर्डिनेटेड होता है, रेगुलेटेड होता है। कैंसर सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाता है। नॉर्मल सेल जो एक प्रॉपर्टी शो करती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन की, जिसमें वो एक दूसरे के साथ जब कॉन्टैक्ट में रहती है तो उनका अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं हो पाता। कैंसर सेल्स की इस प्रॉपर्टी को जो है लूज़ कर देती है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी को, जिससे कि कैंसर सेल्स जो है डिवाइड करती रहती है और एक मास ऑफ सेल्स बनाते हैं, इसे ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, बेनिंग और मैलिग्नेंट। बेनिग्न ट्यूमर नॉर्मली जो है जहाँ पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही जो है कन्फाइंड रहता है और अदर पार्ट में बॉडी के नहीं जाता और लिटिल डैमेज कोज करता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसमें क्या होता है, एक मास ऑफ पॉलीफेटिंग सेल्स होती है, जिन्हें न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स ग्रो करती है वेरी रैपिडली, इन्वेड और डैमेज कर देती है सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को। As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients। तो ये नॉर्मल सेल्स को भी स्टार्व कर देती हैं। Cells slaughter out from such tumor to reach distant sites through blood, and wherever they get lodged in the body, they start new tumor there। This property is called metastasis, जो कि मोस्ट फेयरसम प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। अब बात करते हैं कैंसर के कॉज। अच्छा, नॉर्मल सेल्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैंसर न्यूप्लास्टिक सेल्स में, वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू हो सकता है। इन एजेंट्स को हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं लाइक एक्सरेज, गामा रेज एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज। यूवी रेज नॉन आयनाइजिंग है, और जबकि गामा रेज और एक्सरे जो है वो आयनाइजिंग है, जो DNA को डैमेज करती है, लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। द केमिकल कार्सिनोजन जो प्रेजेंट होता है टमैको स्मोक में, वो भी मेजर कोज होते हैं लंग कैंसर का। कैंसर कोजिंग वायरस होते हैं हमारी बॉडी में ऑन्कोजेनिक वायरस, जिनके अंदर वायरल ऑन्कोजेनिक जीन होता है। फर्दर सेवरल जीन्स को सेलुलर ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन हैड बीन आइडेंटिफाइड नॉर्मल सेल विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन कैन लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। सेलुलर ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन होते हैं, और कुछ कैंसर कोजिंग वायरस होते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, जिनको वायरल ऑन्कोजीन बोलते हैं। अब बात करते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। अच्छा, अर्ली डिटेक्शन कैंसर का असेंशियल है, जिससे हम डिजीज़ को जो है सक्सेसफुली ट्रीट कर सकें। कैंसर डिटेक्शन बेस्ड होता है बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ पे। टिश्यू एंड ब्लड की एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकीमिया। बायोप्सी में क्या करते हैं, सस्पेक्टेड टिश्यू का एक पीस लेते हैं, उसे थिन सेक्शन में कट कर देते हैं और स्टेन और एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर।
बाय पैथोलॉजिस्ट। इसके बाद आती है टेक्नोलॉजी लाइक रेडियोग्राफी, जिसमें हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं, सीटी जिसमें कंप्यूटर टोमोग्राफी यूज़ करते हैं, और एमआरआई जिसे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूज़ करते हैं, जो कि यूज़फुल होते हैं कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स के। कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरेज यूज़ करती है जिसकी हम 3 डायमेंशनल इमेज को जनरेट कर सकते हैं इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की। एमआरआई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करती है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को यूज़ करती है। तो सीटी स्कैन तो जो है वो यूज़ करता है एक्सरेज को इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की 3 डायमेंशनल इमेज पाने के लिए, और जबकि एमआरआई जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को यूज़ करता है एमआरआई। रेडियोग्राफी भी एक्सरेज को यूज़ करता है, रेडियोग्राफी भी एक्सरेज को, सीटी स्कैन भी एक्सरेज को, जबकि एमआरआई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को। जो हमारी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस है वो यूवी रेज हैं, जबकि आयनाइजिंग जो हमारी गामा और एक्सरेज हैं। एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो यूज़ होती है, कुछ कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज़ को भी यूज़ किया जाता है जो कि कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स के अगेंस्ट होती हैं। मोलिकुलर बायोलॉजी को टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है इन डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल्स में विद इनहेरिटेड सब्सेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। ठीक है, सच इंडिविजुअल में बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजन टू विच दे आर ससेप्टेबल। ऐसे लोगों को जो कार्सिनोजन से वो ससेप्टेबल है उनसे एक्सपोजर के लिए उनको अवॉइड करने की एडवाइस दी जाती है, लाइक टबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर। अब बात करते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट। इसमें सर्जरी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी आती है। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स को एलिडेट करते हैं लीथली, नॉर्मल टिश्यू और सराउंडिंग टिश्यू की जो है प्रॉपर केयर देखते हुए। कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं जो कैंसर सेल्स को मार देती हैं। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं, सर्जरी यूज़ करते हैं। इसमें कुछ जो है ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइक हेयर लॉस और एनीमिया। ज़्यादातर कैंसर ट्रीटेड होता है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से। ट्यूमर सेल जो है वो डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करती है बाय द इम्यून सिस्टम कितनी बार नहीं पहचान पाता ट्यूमर सेल्स को। पेशेंट को जो है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर दिया जाता है, इस केस में अल्फा इंटरफेरॉन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर दिया जाता है जो उस पर्सन के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर दिए जाते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम कुछ ट्यूमर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो इम्यून सिस्टम अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा इन कैंसर सेल्स को मारने के लिए या इन ट्यूमर को मारने के लिए। बात करते हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़। अच्छा, जो कॉमनली अब्यूज ड्रग्स हैं वो है अब ओपोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड। ज़्यादातर जो ऑब्टेन होते हैं फ्लावरिंग प्लांट से, कुछ ऑब्टेन होते हैं फंजाई से। ओपोइड्स जो कि ड्रग होती है जो बाइंड करते हैं ओपोइड रिसेप्टर से, जो कि हमारे सीएनएस में होता है। तो ओपोइड जो है वो बाइंड करती है ओपोइड रिसेप्टर से जो सीएनएस में और जीआई ट्रैक में होता है। हीरोइन को कॉमनली हम स्मैक बोलते हैं, वो क्या है, डाइसिटाइल मॉर्फिन है। वाइट कलरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है जो कि ऑब्टेन होता है मॉर्फिन की एसिटाइलेशन से। ठीक है, तो स्मैक हीरोइन को कॉमनली हम स्मैक बोल रहे हैं। तो ओपोइड जो है वो ओपोइड रिसेप्टर से बाइंड करता है जो कि सीएनएस जीआई ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं, और इस हीरोइन जो कि कॉमनली स्मैक कहा जाता है वो केमिकली डाइसिटाइल मॉर्फिन है। ये वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ये मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है जो कि एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट पापावर सोमनीफेरम। इस नोटिंग और इंजेक्शन से लेते हैं से हीरोइन एक डिप्रेशन है जो बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करते हैं। तो हीरोइन को कॉमनली स्मैक बोलते हैं, उसे डाइसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं, जो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनती है और एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट पापावर सोमनीफेरम। जनरली इसे स्नोटिंग और इंजेक्शन से लिया जाता है। हीरोइन एक डिप्रेसेंट है जो स्लो डाउन करती है बॉडी के फंक्शन को। ठीक है, इसके रिसेप्टर ओपोइड रिसेप्टर कहाँ है, जीआई ट्रैक में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में और सीएनएस में नहीं, खाली जीआई ट्रैक और सीएनएस में है। ओपोइड रिसेप्टर सीएनएस और जीआई ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर है, ओपियम पोपी है ये। अब बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स की। ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो ओपोइड रिसेप्टर थे वो जीआई ट्रैक में थे और सीएनएस के अंदर प्रेजेंट थे उनके रिसेप्टर, जो कि कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर जो है ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स को ऑब्टेन किया जाता है प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से। कैनाबिनस सटाइवा नाम का प्लांट होता है, उनके इन्फ्लोरेसेंस से हम कैनाबिनॉइड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा फ्लावर के टॉप, लीव्स एंड रेजिन भी यूज़ किए जाते हैं वेरियस कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए टू प्रोड्यूस मरीजुना, हसी, चरस एंड गांजा। तो फ्लावर की जो है टॉप्स होगी, लीव्स हो गई और रेजिन को लिया जाता है हरीश, चरस एंड गांजा बनाने के लिए। और मैरिजुना ये इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन से लिए जाते, जबकि हीरोइन स्नॉटिंग और इंजेक्शन से ली जाती थी। कैनाबिनॉइड इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन से लिए जाते हैं। ये जितने भी बनाए हमने, एक मैरिजुना, हसी, चरस एंड गांजा, इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन से अफेक्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बॉडी के। तो ये सब कुछ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं बॉडी के। अब ये स्ट्रक्चर है कैनाबिनॉइड्स का। अब बात करते हैं कोका, अल्केलॉइड और कोकीन, जो कि ऑब्टेन होता है कोका प्लांट अर्थोजाइलम कोका से, जो कि एक नेटिव है साउथ अमेरिका का। ये इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के। कोकीन को कॉमनली कोक या क्रैक बोलते हैं, जो कि यूजली स्नोटेड होता है। यूजली स्नोटेड होता है। कोकीन को कोको क्रैक बोलते हैं। ये पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है इसका सीएनएस पे, प्रोड्यूस करता है सेंस ऑफ यूफोर्बिया एंड इंक्रीज एनर्जी। सेंस ऑफ यूफोर्बिया इंक्रीज एनर्जी ये जो है प्रोड्यूस करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा डोज ले लें कोकीन की तो हेलोसिनोजन हो जाता है। कोकीन की बहुत ज़्यादा डोज ले लें तो हेलोसिनोजन हो जाता है। अदर वेल प्लांट जिनकी हेलोजेनिक प्रॉपर्टी होती है जिनकी, वो है एट्रोपा बेलाडोना और दतूरा। ठीक है, अदर वेल नोन प्लांट जिनकी हेलोजेनिक जो है प्रॉपर्टी होती है वो एट्रोपा बेलाडोना है और दतूरा होते हैं। कैनाबिनॉइड जो है आजकल स्पोर्ट्स पर्सन भी ले रहे हैं। अच्छा, कुछ ड्रग्स होते हैं लाइक बारबिचुरेट, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजेपिन और लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल ईथर। बारबिचुरेट, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजेपिन और लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल ईथर, जो कि नॉर्मली यूज़ होती है एज अ मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट कोप विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, इंसोमनिया। तो पर्सन को मेंटल इलनेस, इंसोमनिया और डिप्रेशन से बचाने के लिए ये ली जाती हैं। ओपनली अब्यूज होती हैं। मॉर्फिन जो है वेरी इफेक्टिव सेडेटिव पेन किलर है, जो कि यूज़फुल होता है उन पेशेंट के अंदर जो कि सेवरल सर्जरी में जा रहे हैं। तो मॉर्फिन वेरी इफेक्टिव एंड सेडेटिव पेन किलर है, यूज़फुल होता है उन पेशेंट के लिए जो सर्जरी में जा रहे हैं। सेवरल प्लांट फूड एंड शील्ड जो है हेलोजेनिक प्रॉपर्टी में यूज़ होता है 100 of years तक। बात करते हैं हम स्मोकिंग। टबैको जो है वो यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स मोर देन 400 years से। इट इज़ स्मोक, च्यूड और यूज्ड एज अ स्टफ। टबैको के अंदर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस होते हैं लाइक निकोटीन और एल्केलॉइड, जो कि एल्केलॉइड होता है। निकोटीन प्रेजेंट होता है टबैको के अंदर। निकोटीन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को और वहाँ से एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन को रिलीज करवाता है ब्लड सर्कुलेशन में। दोनों के दोनों ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर निकोटीन जो कि एक एल्केलॉइड है, जो कि स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को और वहाँ से एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन को रिलीज़ करवाता है ब्लड के अंदर, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाता है। कैंसर के इंसिडेंस को भी बढ़ा देती है स्मोकिंग। लंग के, यूरिनरी ब्लैडर के, ब्रोंकाइटिस, एम्फासीमा, क्रोनी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब भी कोज करता है। टबैको च्यूइंग जो है एसोसिएट होता है विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। स्मोकिंग कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट को ब्लड में बढ़ा देती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम कर देती है, जिससे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं एडोलसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़। 12 से 18 साल की एज को जो है एडोलसेंस कहा जाता है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस की बात करें तो एडिक्शन जो है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है सर्टेन इफेक्ट्स सच ए यूफोर्बिया, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। डिपेंडेंसी जो है टेंडेंसी होती है बॉडी की जो कैरेक्टरिस्टिक एंड प्लेजेंट विड्रॉल सिम्टोम शो करती है अगर रेगुलर डोज को अल्कोहल की और ड्रग्स की हम डिसकंटिन्यूस कर दें। ये करेक्टराइज होती है एंजाइटी, सेकीनेस, नोजिया एंड स्वेटिंग से। एंजाइटी, सेकीनेस, नोजिया और स्वेटिंग। एंजाइटी, सेकीनेस, नोजिया और स्वेटिंग। जो ड्रग को इंट्रावीनियसली लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू और निडल और सिरिंज के थ्रू, वो ज़्यादा लाइकली मतलब ज़्यादा रिस्क पे होते हैं एड्स और हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन को एक्वायर करने के लिए। अच्छा, क्या होता है अल्कोहल का जब यूज़ करते हैं हम तो अल्कोहल डैमेज कर देता है नर्वस सिस्टम को, लिवर को। जब अल्कोहल लिवर को डैमेज करेगा तो इसको बोलते हैं सिरोसिस। अनदर मिसयूज़ जो है ड्रग्स का होता है, कुछ स्पोर्ट पर्सन लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। वो मिसयूज़ करते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक को, एनाबोलिक स्टेरॉइड को, डायरेटिक और सर्टेन हार्मोन को। अच्छा, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फीमेल के अंदर मस्कुलेशन बढ़ जाता है, मेल लाइक फ्यूचर आ जाते हैं, एग्रेसिवनेस हो जाती है, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर
ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, और क्लाइटोरिस का एनलार्जमेंट हो जाता है। डीपनिंग ऑफ द वॉइस, तो एनलार्जमेंट हो जाता है क्लाइटोरिस का। एग्रेसिवनेस, डिप्रेशन, ये सब हो जाता है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। जबकि मेल के अंदर क्या होगा, मेल के अंदर जो है किडनी और लिवर डिसइंफेक्शन हो जाता है, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है, टेस्टिस का साइज़ कम हो जाता है, ब्रीस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है और प्रीमेच्योर बाल्डनेस आ जाती है। तो किडनी और लिवर डिसइंफेक्शन और टेस्टिस का साइज़ छोटा हो जाता है, ब्रीस्ट एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट, ठीक है। और क्या होता है, इन द एडोलसेंट मेल और फीमेल, सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक एंड प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बर्स में रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ।